नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत दिलचस्प पर अक्सर अच्छे अच्छों को फंसा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों की। ये वो शब्द हैं जो सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, पर उनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए आज इस शब्दों के खेल को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि अनल और अनिल में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन सच कहूं तो सारा खेल यहीं छिपा है। और ये रहा जवाब। देखिए, अनल का मतलब है आग और अनिल का मतलब है हवा। सिर्फ एक छोटी ई की मात्रा ने पूरे अर्थ को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक तरफ आग जो सब कुछ जला सकती है और दूसरी तरफ हवा जो हमें सांस देती है। यही तो है इन शब्दों का जादू। इसे शब्दों का मायाजाल ना कहें तो और क्या कहें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये शब्दयुग्म कितने जरूरी होते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने गलती से अनल की जगह अनिल लिख दिया था और बस एक छोटी सी गलती और सारे नंबर कट गए। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इसकी किताबी परिभाषा क्या है। ये परिभाषा सीधे हिंदी व्याकरण की एक मान्य किताब से ली गई है, तो हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। तो फंडा बहुत सिंपल है। उच्चारण में एक जैसे पर मतलब में बिल्कुल अलग। इन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। मतलब सुनने में समान पर अर्थ में भिन्न। कितनी सीधी और सरल सी बात है ना? परिभाषा तो ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की असली समझ तो उदाहरणों से ही आती है। तो अब हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प जोड़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे वाक्य में आते ही उनका असली मतलब साफ हो जाता है। हमारा पहला उदाहरण है अवधि और अवधि। यहां भी देखिए, फर्क सिर्फ एक मात्रा का है। एक में छोटी ई की मात्रा है और दूसरे में बड़ी ई की। क्या इतना छोटा सा बदलाव कोई बड़ा अंतर पैदा कर सकता है? जी हां, बिल्कुल। अब देखिए, जैसे ही हमने इन शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल किया, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, शीशे की तरह साफ। अवधि का मतलब है समय, यानी टाइम पीरियड, और अवधि का मतलब है अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। अब जब ये देख ही लिया है तो क्यों ना खुद से इन दोनों शब्दों के इस्तेमाल से एक एक वाक्य बनाने की कोशिश की जाए। इससे ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। चलिए अब अगले शब्द युग्मों पर चलते हैं। अजर और अजिर। सुनने में ये भी काफी मिलते जुलते हैं। एक में र है और दूसरे में र से पहले छोटी ई की मात्रा। चलिए देखते हैं इनके अर्थ में कितना फर्क है। अरे वाह, यहां तो अर्थ बिल्कुल ही अलग है। अजर का मतलब है वो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जो हमेशा जवान रहे। और वहीं अजिर का मतलब है घर का आंगन। सोचिए, कहां एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट और कहां घर का एक हिस्सा। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो हमने कुछ उदाहरण तो आराम से समझ लिए। अब बारी है अपनी समझ को परखने की। तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए। मैं जल्दी जल्दी कुछ शब्द युग्म और उनके अर्थ बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अली, भौरा और आली सखी। अगला है अनिष्ट, जिसका मतलब है बुरा, और अनिष्ट जिसमें निष्ठा ना हो। देखा मात्राओं का खेल, छोटी ई और बड़ी ई, और मतलब एकदम पलट गया। राउंड अभी जारी है। अमित मतलब बहुत और अमित मतलब शत्रु। कमाल है, त पर एक मात्रा ने मतलब ही बदल दिया। और अगला है असन यानी भोजन और आसन यानी बैठने की जगह। कितना छोटा पर कितना जरूरी अंतर है। वाह, ये रैपिड फायर राउंड तो बहुत बढ़िया था। अब इस चर्चा के आखिर में मैं इन शब्दों पर पकड़ बनाने का एक आसान सा मंत्र साझा करना चाहूंगा। ये तैयारी में बहुत काम आएगा। तो ये रहे सफलता के 3 कदम। पहला, हमेशा मात्राओं पर गौर करें क्योंकि सारा खेल वहीं है। दूसरा, हर नए शब्द जोड़े को एक वाक्य में इस्तेमाल करके देखें। और तीसरा, शब्दों के मतलब से जुड़ी कोई तस्वीर अपने मन में बना लें। इससे वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया तो कभी खत्म नहीं होती है ना। अब एक सवाल सभी के लिए, ऐसे और कौन कौन से शब्द युग्म हैं जो अक्सर उलझा देते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पता अगली बार हम उन्हीं पर बात करें। स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत चलिए 2 शब्दों से करते हैं जो सुनने में बिल्कुल जुड़वां भाइयों जैसे लगते हैं। अच्छा। हाँ, अभिराम और अविराम। सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, पर इनके स्वभाव में आप कहिए जमीन आसमान का फर्क है। और देखिए, यही तो आज हमारी पड़ताल का विषय है। बिल्कुल। हिंदी के शब्द युग्म मतलब ये वो शब्द हैं जो ध्वनि के स्तर पर तो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, पर अर्थ के मामले में
दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। हाँ, तो आज हम सिर्फ इनके मतलब नहीं जानेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक जरा सी ध्वनि का बदलना शब्द को एक बिल्कुल नई पहचान दे देता है। एक तरह से हम इनके डीएनए की जांच करेंगे। हाँ, और ये कोई मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो स्रोत देखे उनमें इन शब्द युग्मों की लंबी चौड़ी सूचियां तो हैं ही, पर सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? बताइए। कि इनमें से कई जोड़ियां सिविल सेवा की मुख्य परीक्षाओं में, हाँ, खासतौर पे सीजीपीएससी मेंस में पूछी भी जा चुकी हैं। ये दिखाता है कि इन बारीकियों को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि भाषा के उस छिपे हुए तर्क को समझना है जो इन शब्दों को बनाता है। ये देखना है कि कैसे एक छोटी सी ध्वनि का बदलाव पूरे मतलब के ब्रह्मांड को ही बदल देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से हमें उस जुड़ी से शुरू करना चाहिए जो हमें एक ठोस भौतिक चीज से उठाकर एक अमूर्त भावनात्मक विचार की दुनिया में ले जाती है। मैं बात कर रही हूँ अयस और अयश की। ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। अयस, जिसमें स आता है, उसका अर्थ बहुत सीधा और सरल है, लोहा, आयरन। हाँ, आयरन, एक धातु, एक ठोस वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका वजन महसूस कर सकते हैं। ये हमारी भौतिक दुनिया का हिस्सा है। और जैसे ही हम इस स को श से बदल देते हैं तो बन जाता है अयश। और बस यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। अयश का अर्थ है अपकीर्ति, बदनामी, इन्फमी। ये एक सामाजिक और भावनात्मक स्थिति है। आप इसे छू नहीं सकते, इसका वजन नहीं कर सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, ये एक भाव है, एक विचार है। कमाल है, सिर्फ एक ध्वनि स से श और हम धातु से सीधे भाव पर पहुंच गए। सीधे भाव पर। ऐसा लगता है जैसे भाषा ने एक ही ध्वनि के आसपास दो अलग अलग दुनियाएं बसा दी हैं। हाँ। एक ठोस, एक अमूर्त। और यहाँ एक और परत है। देखिए, अयश शब्द बना है यश से। हाँ, कीर्ति या प्रसिद्धि, जिसके आगे अ उपसर्ग लग गया जो नकारात्मकता का सूचक है। तो अयश का मतलब हुआ यश का अभाव। ठीक है। जबकि अयस यानी लोहा, उसका मूल पूरी तरह से अलग है। तो ये सिर्फ सुनने में एक जैसे हैं, इनकी पैदाइश अलग अलग परिवारों में हुई है। ये तो और भी दिलचस्प है। तो हमने देखा कि कैसे ध्वनि हमें भौतिक और भावनात्मक दुनिया के बीच ले जाती है। लेकिन क्या हो जब एक अक्षर बदलने से हम विज्ञान की दुनिया से सीधे पौराणिक कथाओं में पहुंच जाएं? हाँ, बिल्कुल। यही होता है अक्ष और यक्ष के साथ। हाँ, ये एक जबरदस्त छलांग है। हमारे शोध में ये बात साफ तौर पर सामने आई। अक्ष का अर्थ है धुरी, एक्सिस। ये एक वैज्ञानिक और ज्यामितीय शब्द है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। हाँ, ये तो तर्क और विज्ञान की दुनिया का शब्द है। बिल्कुल। मुझे तो स्कूल की भूगोल की क्लास याद आ गई। पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष और कैसे मौसम बदलते हैं, सब कुछ। अब बताइए, यक्ष हमें कहाँ ले जाता है? जैसे ही हम अ को य से बदलते हैं, हम तर्क की दुनिया से निकलकर कल्पना और पौराणिक कथाओं के लोक में पहुंच जाते हैं। अच्छा। यक्ष एक दैव्योनी है। कुबेर के खजाने के रक्षक, कालिदास के मेघदूत का नायक भी एक यक्षी है। अरे हाँ, ये रहस्यमयी जादुई शक्तियों वाली जीव। जी। ये तो गजब है। मतलब सिर्फ एक व्यंजन के बदलने से हम ज्यामिति से निकलकर सीधे साहित्य और मैथोलॉजी में कदम रख देते हैं। और देखिए, इसी पैटर्न पर एक और जोड़ी है, अणु और अनु। हाँ, यहाँ भी हम विज्ञान और भाषा के दो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। अणु तो हम सब जानते हैं, कण या पार्टिकल, विज्ञान की दुनिया का एक मौलिक तत्व। हाँ, पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा, विज्ञान की नींव है ये। और अणु, जिसमें अणा की जगह ना है, वो एक उपसर्ग है, अ प्रीफिक्स। अच्छा। इसका अर्थ होता है पश्चात या पीछे। यह भाषा का एक रचनात्मक तत्व है, एक बिल्डिंग ब्लॉक। अरे हाँ, अणु तो कितने ही शब्दों में छिपा बैठा है। अनुसरण मतलब पीछे पीछे चलना। बिल्कुल। अनुभव यानी जो ज्ञान हमें घटनाओं के बाद मिलता है। अनुमान, अनुरोध, इन सब में वो पीछे चलने का भाव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो भाषा का एक गुप्त कोड है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद जानते नहीं। यही तो बात है। एक अणु है जो पदार्थ की रचना करता है, और दूसरा अणु है जो भाषा और अर्थ की रचना करता है। हमने अक्षरों का खेल तो देख लिया, पर कभी कभी तो सिर्फ एक मात्रा, एक छोटा सा स्वर शब्द का पूरा व्याकरणिक रूप ही बदल देता है। हाँ। अक्षी और अक्षी की जोड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और यहीं पर भाषा का असली जादू, या कहिए व्याकरण का खेल शुरू होता है। छोटी ई की मात्रा के साथ अक्षी का सीधा सा मतलब है आंख। आंख एक संज्ञा।
द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जी। लेकिन जैसे ही हम मात्रा को बड़ी ई में बदलते हैं, अक्षी कहते हैं, तो क्या होता है? सब कुछ बदल जाता है। अक्षी का अर्थ हो जाता है आंख वाली। अच्छा। ये एक विशेषण बन जाता है, एक डिस्क्रिप्टर। ये अब सिर्फ वस्तु नहीं है, बल्कि उस वस्तु को धारण करने वाले की पहचान बता रहा है। अरे वाह, ये तो ज्ञान और ज्ञानी या बल और बली जैसा है। बिल्कुल वही पैटर्न है। वो बड़ी ई की मात्रा उस गुण को किसी व्यक्ति या जीव को सौंप देती है। तो जब हम मीनाक्षी कहते हैं तो उसका मतलब होता है मीन यानी मछली, जैसी अक्षी यानी आंखों वाली। अब इसका पूरा अर्थ समझ में आया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मात्रा का ये छोटा सा बदलाव शब्द को एक संज्ञा से एक विशेषण में बदल देता है। और इसी मात्रा के जादू का एक और गहरा उदाहरण अगम और आगम में है। यहाँ सिर्फ एक आ की मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत गहराई है, बहुत ज्यादा। अगम वो है जहां पहुंचा ना जा सके, या जो दुर्लभ हो। हाँ, दुर्लभ। इसमें एक सीमा, एक बाधा का भाव है, जैसे अगम पर्वत या अगम ज्ञान। ये पहुंच से बाहर की बात करता है। और आगम? आगम के कई गहरे अर्थ हैं। एक है आना या उत्पत्ति, और दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है शास्त्र या कोई पवित्र ग्रंथ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगम शब्द का इस्तेमाल पुराने ग्रंथों के लिए इसीलिए होता था क्योंकि उन्हें ज्ञान का स्रोत या उत्पत्ति माना जाता था? बिल्कुल यही कनेक्शन है। तो देखिए, सिर्फ एक आ की मात्रा ने कैसे अर्थ को उलट दिया। अगम पहुंच की सीमा है और आगम ज्ञान का स्रोत है। हाँ, एक में अंत है, दूसरे में शुरुआत। अब तक हम सैद्धांतिक और काव्यात्मक बातों में थे, लेकिन कुछ शब्द जोड़ियां ऐसी हैं जहां एक छोटी सी गलती का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ सकता है। हाँ, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जरूर अवलंब और अविलंब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रोजमर्रा के बातचीत में बहुत इस्तेमाल होते हैं और यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। अवलंब का अर्थ है सहारा, आसरा। जैसे बुढ़ापे में लाठी ही उसका एकमात्र अवलंब थी। बिल्कुल। और अविलंब का मतलब है बिना देर किए, तुरंत। हाँ, तुरंत। मुझे तो अपना एक वाकया याद आ गया। एक बार मैंने किसी को बहुत जरूरी ईमेल में गलती से लिख दिया कि इस मामले में हमें आपके अवलंब की आवश्यकता है। अच्छा। जबकि मुझे लिखना था हमें अविलंब उत्तर चाहिए। तो फिर क्या हुआ? वे क्या समझे? वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने जवाब में पूछा कि आप किस तरह का सहारा चाहते हैं। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब पूरी तरह बदल गया था। ये एक मजेदार उदाहरण है, लेकिन सोचिए अगर स्थिति गंभीर हो, डॉक्टर अगर परिवार वालों से कहे मरीज को अविलंब अस्पताल ले जाइए, इसका मतलब है तुरंत, एक पल की भी देरी नहीं। हाँ, और अगर कोई इसे गलती से अवलंब सुन ले और सोचे कि सहारे से ले जाना है, तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। बिल्कुल सही। यहाँ तो शब्द की सटीकता जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकती है। निश्चित रूप से। इससे ये पता चलता है कि प्रभावी संचार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्द का चुनाव करना है। सही बात है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प जोड़ियों पर तेजी से नजर डालते हैं। एक तरह का लाइटनिंग राउंड। जरूर, मैं तैयार हूँ। पहली जोड़ी, अंजन और अजन। अंजन यानी काजल, जो आंखों का श्रृंगार है, और अजन, जन मतलब लोग, और अ ने उसे उल्टा कर दिया। तो जन रहित? हाँ, जन रहित या निर्जन। तो एक आंखों की सुंदरता है, दूसरा किसी जगह का सूनापन। अगली जोड़ी, अशित और असित। ये सुनने में लगभग एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग। अशित का अर्थ है खाया हुआ, जो भोजन कर लिया गया हो। और असित? और असित का अर्थ है काला या श्याम। तो एक का संबंध पेट से है, दूसरे का रंग से। और अब आखिरी जोड़ी जो मुझे काव्यात्मक रूप से बहुत पसंद है, अतुल और अतल। इन दोनों शब्दों में एक अद्भुत सौंदर्य है। अतुल का मतलब है जिसकी तुलना ना हो सके, यानी इनकम्पेरेबल। जैसे हम कहते हैं अतुलनीय सौंदर्य या अतुलनीय वीरता। जी। यह किसी की श्रेष्ठता को दर्शाता है। और अतल का मतलब है तलहीन, बॉटमलेस। बॉटमलेस, जिसकी कोई था न हो, कोई गहराई न नापी जा सके। जैसे अतल सागर या अतल गहराइयां। तो एक शब्द किसी की बराबरी से परे होने की बात करता है और दूसरा किसी की गहराई से परे होने की। बिल्कुल। तो आज हमने शब्दों के इस सूक्ष्म संसार की जो यात्रा की, उसका सार क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि भाषा सिर्फ अक्षरों और ध्वनियों का ढेर नहीं है। नहीं, ये एक जीवित चीज की तरह है जहां एक छोटा सा आपके ये आनुवंशिक बदलाव भी एक पूरी नई प्रजाति को जन्म दे सकता है। क्या बात है। अयश का ठोस लोहा अयश की अमूर्त बदनामी बन जाता है
और अवलंब का जरूरी सहारा अविलंब की तुरंत जरूरत बन जाता है। और मैं इस बात को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये ध्यान देने की, सजग रहने की कला है। लिसनिंग विद इंटेंट। हाँ, चाहे वो शब्द हों जो कोई कह रहा है, या हमारे आसपास के लोग हों, या जीवन के संकेत हों। अक्सर बड़े अंतर और बड़े अर्थ छोटी छोटी बारीकियों में छिपे होते हैं, और हम उन्हें जल्दबाजी में नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। प्रभावी संचार और शायद गहरे मानवीय रिश्ते, दोनों की नींव इसी बात पर टिकी है कि हम इन छोटी छोटी बारीकियों को कितना महत्व देते हैं और उन्हें कितनी ध्यान से समझते हैं। ध्यान से सुनना और बोलना दोनों ही परिपक्वता की निशानियां हैं। और ये शब्द युग्म हमें इसी बात का अभ्यास कराते हैं। हाँ, कि छोटे छोटे अंतरों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। शब्दों से परे जीवन में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां एक बहुत छोटा, लगभग नजर न आने वाला अंतर एक। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरूर। अगर कोई कहे कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, तो हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि आज मैं बहुत दीन महसूस कर रहा हूं, तो बात पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। एक छोटी सी ई की मात्रा ने समय को भावना में, एक तारीख को एक इंसान की पूरी हालत में बदल दिया। और यही तो भाषा का जादू है। ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये भाषा के डिजाइन का, उसकी आत्मा का हिस्सा है। अच्छा। ये जो सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द हैं, ये कोई भाषा की कमी नहीं, बल्कि उसकी विशेषताएं हैं। हर छोटे से अंतर के पीछे एक तर्क, एक इतिहास या एक पूरी सोच छिपी होती है। तो आज हम हिंदी के कुछ ऐसे ही शब्द युग्मों की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें ऐसे कई दिलचस्प जोड़े दिए गए हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इनकी एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये शब्द युग्म भाषा के, उसके छिपे हुए तर्क और उसकी बनावट के बारे में हमें क्या सिखाते हैं। मतलब एक तरह से भाषा के डीएनए को डिकोड करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये समझना सिर्फ अकादमिक रूप से ही दिलचस्प नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते भी हैं, इनमें से कई शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा। क्यों? क्योंकि वे आपकी भाषा की गहरी समझ को परखते हैं, सिर्फ रटने की शब्दा को नहीं। आज की बातचीत में हम यही देखेंगे कि कैसे ध्वनि का जरा सा हेरफेर अर्थ में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। ठीक है, तो इस डिकोडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन शब्दों को देखते हैं जहां बदलाव साफ साफ दिखाई और सुनाई देता है। जैसे कि? मेरा मतलब है उपसर्गों से, जो शब्द के शुरू में लगकर उसकी पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। हमारे स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन जोड़ी है, अज्ञ और अभिज्ञ। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है ना? बिल्कुल, ज्ञान से आता है। अब देखिए उपसर्ग कैसे काम करते हैं। अज्ञा में अ एक नकारात्मक उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है नहीं। तो अज्ञा का मतलब हुआ जिसे ज्ञान न हो, यानी मूर्ख। और अभिज्ञा में वहां अभि का क्या मतलब है? अभी एक बहुत सकारात्मक और शक्तिशाली उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है विशेष रूप से, चारों ओर से या अच्छी तरह से। अच्छा। तो अभिज्ञा का मतलब हुआ जो विशेष रूप से जानता हो, यानी एक विशेषज्ञ या जानकार। वाह। तो देखिए, एक अ ने ज्ञान को नकार दिया और एक अभि ने उसे विशेषज्ञता का दर्जा दे दिया। ये तो अद्भुत है। मतलब उपसर्ग सिर्फ अक्षर नहीं है, वो दिशा देने वाले संकेत हैं। बिल्कुल। इसी तर्क पर आधारित एक और जोड़ी हमारे स्रोत में है, अविरोध और अवरोध। सुनने में कितने समान है। और यहाँ भी वही सटीक तर्क काम कर रहा है। विरोध शब्द हम सब जानते हैं। हाँ। उसके आगे अ लगा दीजिए, अविरोध, यानी बिना किसी विरोध के। अगर कोई प्रस्ताव अविरोध पास होता है तो इसका मतलब है कि सबने सहमति दे दी, कोई विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन अवरोध में अव उपसर्ग है, ये क्या करता है? मुझे लगता है ये भी एक नकारात्मक उपसर्ग है, जैसे अवगुण या अवनति में होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अव उपसर्ग का भाव नीचे, बुराई या हीनता का होता है। तो अवरोध का मतलब हुआ वो चीज जो आपको रोके, जो बाधा डाले, यानी रुकावट। हाँ, रुकावट। एक शब्द अविरोध प्रवाह का प्रतीक है और दूसरा अवरोध ठहराव का, और ये सिर्फ उपसर्गों के कारण है। तो उपसर्ग तो एक तरह से दिख भी जाते हैं अगर हम ध्यान दें। सही बात है। लेकिन बात तब और दिलचस्प हो जाती है जब बदलाव इतना छोटा हो कि पकड़ में ही ना आए। मतलब कोई उपसर्ग नहीं,
सिर्फ एक अक्षर का हेरफेर। अच्छा, जैसे हमारे स्रोत की एक जोड़ी है, अश्व और अश्म। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि भाषा ध्वनि पर कितनी सटीकता से काम करती है ना? अश्व यानी घोड़ा, अश्म यानी पत्थर। सिर्फ व और म का अंतर, जबान की एक मामूली सी हरकत और एक दौड़ता हुआ जीवित प्राणी एक स्थिर निर्जीव वस्तु में बदल गया है। बिल्कुल। लेकिन क्या असल जिंदगी में कोई अश्म शब्द का इस्तेमाल करता है? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है? बहुत अच्छा सवाल है। आम बोलचाल में अश्म शायद ही सुनने को मिले, हम पत्थर ही कहते हैं। हाँ, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, हम पाषाण युग कहते हैं। उसे अश्म युग भी कहा जा सकता था। बिल्कुल। अश्म शब्द हमें भाषा के उस प्राचीन दौर में ले जाता है जब शब्द गढ़े जा रहे थे। वहीं अश्व का जिक्र आपको वेदों से लेके आज तक मिलेगा। तो मतलब एक शब्द इतिहास की किताबों में जीवित है और दूसरा हमारी संस्कृति में दौड़ रहा है। ठीक यही बात। वाह, ये तो कमाल है। तो क्या भाषा में ऐसे और भी उदाहरण हैं जहां सिर्फ एक व्यंजन बदलने से जीवित और निर्जीव का फर्क आ जाता है? इतने सीधे सीधे शायद कम हो, लेकिन भ्रम पैदा करने वाले कई हैं। जैसे स्रोत से ही एक और जोड़ी लेते हैं, अभय और उभय। अभय और उभय। हाँ, यहाँ भ तो कॉमन है, लेकिन अ और उ ने सब कुछ बदल दिया। अभय का मतलब है बिना भय के, यानी निडर। और उभय का मतलब है दोनों। मैं सोच रहा था कि अगर किसी फिल्म के सीन में कोई राजा अपने सेनापति से कहे, किले के बाहर उभय जानवर घूम रहे हैं, यानी दोनों जानवर। हाँ, और सेनापति गलती से सुन ले किले के बाहर अभय जानवर घूम रहे हैं, तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। एक में संख्या है, दूसरे में मनोदशा। और अगर हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो अभय में फिर से अ उपसर्ग है जो भय को नकार रहा है। हाँ। जबकि उभय का मूल पूरी तरह से अलग है, ये संस्कृत में संख्या से जुड़ा है। ये दिखाता है कि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, उनके पीछे एक पूरा परिवार, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने उपसर्ग देखे जो बड़े बदलाव लाते हैं, फिर हमने व्यंजन देखे जो सूक्ष्म बदलाव लाते हैं, लेकिन अब उस बदलाव पर आते हैं जो शायद सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली है, मात्रा का अंतर। हाँ, एक मात्रा का अंतर, एक स्वर का बदलाव। जैसे मैंने शुरू में कहा, दिन और दीन। हाँ, यहाँ भाषा अपनी सबसे बारीक कारीगरी दिखाती है। दिन में छोटी ई की मात्रा है, ये जल्दी से बोली जाती है, जैसे दिन आता है और चला जाता है। ये समय की गति को दर्शाती है। बिल्कुल। वहीं दीन में बड़ी ई की मात्रा है, जिसे बोलने में थोड़ा खिंचाव होता है, थोड़ा समय लगता है। ये एक स्थायी अवस्था को दिखाता है, गरीबी, लाचारी। मतलब मात्रा की लंबाई का भी एक मनोवैज्ञानिक असर है। दिन छोटा, क्षणिक, दीन लंबा, स्थायी। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। क्या ये ऊ और ऊ की मात्रा के साथ भी होता है? बिल्कुल होता है। एक बहुत ही आम जोड़ी है कुल और कूल। हाँ, कुल छोटी ऊ की मात्रा के साथ। इसके कई अर्थ हैं, वंश, परिवार या सब, जैसे कुल मिलाकर। ये एक समूह को दिखाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मात्रा को खींचकर ऊ कर देते हैं, ये बन जाता है कूल, जिसका अर्थ है किनारा, नदी का किनारा। अरे वाह, एक शब्द कुल आपको जोड़ता है, समाहित करता है। हाँ। और दूसरा कूल आपको एक सीमा पर, एक किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है, सिर्फ एक मात्रा से। हाँ। ये तो भाषा की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि जब हम बचपन में मात्राएं सीखते हैं तो हम सिर्फ स्पेलिंग नहीं सीख रहे होते, हम असल में भाषा की ध्वनि प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण कोड सीख रहे होते हैं। सही बात है। ये मात्राएं ही हैं जो शब्दों को उनका सही वजन और अर्थ देती हैं। अब तक हमने भाषा के तार्किक और ध्वन्यात्मक पहलुओं को देखा, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये शब्द इतिहास और दर्शन के टाइम कैप्सूल भी हो सकते हैं। हाँ। हमारे स्रोत में एक जोड़ी है जो मुझे बहुत काव्यात्मक लगी, अचल और अचला। हाँ, ये जोड़ी हमें भाषा के एक बिल्कुल अलग आयाम में ले जाती है। पहली नजर में ये क्या लगता है? मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मामला है। अचल मतलब जो चल ना सके, स्थिर, जैसे पर्वत, तो ये पुल्लिंग हो गया। और अचला मतलब वह जो चल ना सके, तो ये पृथ्वी के लिए स्त्रीलिंग हो गया। ये पहला स्तर है और ये सही भी है, लेकिन इससे गहरा सवाल उठता है, पृथ्वी को अचला क्यों कहा गया? जो ना चले। हाँ, ये हमें सीधे उस युग की सोच में ले जाता है जब इंसान का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चांद, तारे उसके चारों ओर घूमते हैं। ये टॉलेमी का ब्रह्मांड विज्ञान है जो सदियों तक दुनिया पर हावी रहा। अरे वाह,
मतलब ये शब्द उस समय की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समझ को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल। आज हमें पता है कि पृथ्वी चला है, वो अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चक्कर भी लगाती है, लेकिन भाषा में वो आज भी अचला है। इतिहास इस शब्द में जम गया है। क्या बात है। ठीक यही बात है। हर बार जब कोई कवि या लेखक पृथ्वी के लिए अचला शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो अनजाने में ही उस प्राचीन विश्व दृष्टि को सलाम कर रहा होता है। वाह। शब्द मरते नहीं, वे अपने साथ अपनी यात्रा की कहानियां लेकर चलते हैं। यही भाषा को एक जीवित संग्रहालय बनाता है। ये सचमुच बहुत गहरा है। चलिए अंत में ऐसी जोड़ी देखते हैं जो हमारे स्रोत के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, और वो है अवदान और अवदान। ये बहुत ही बारीक अंतर है। सिर्फ एक आ की मात्रा का फर्क है, व और वा। हाँ। अवदान का अर्थ है मनोयोग, ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन। जब कोई कहता है कृपया अवधान दें तो उसका मतलब होता है प्लीज पे अटेंशन। अच्छा। और अवदान का मतलब है प्रशस्त कर्म या महान कार्य, एक महत्वपूर्ण योगदान। हाँ, ठीक है। इन्हें याद रखने का एक बहुत सरल तरीका है। वो क्या है? अवध्यान में आपको ध्यान शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। अवध्यान। अवधान। हाँ, ये आपको सीधे कंसंट्रेशन से जोड़ देगा। और अवदान में आपको दान शब्द की ध्वनि सुनाई देगी, जैसे योगदान, अंशदान। अच्छा, अवदान। हाँ, ये आपको कंट्रीब्यूशन से जोड़ देगा। जैसे हम कहते हैं कला के क्षेत्र में उनका अवदान अविस्मरणीय है। अवदान से ध्यान और अवदान से दान, ये तो एक बहुत ही कारगर तरीका है। इससे ये शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं। ये दिखाता है कि भाषा को रटने की बजाय अगर उसके पैटर्न को समझें तो वो कितनी आसान और तार्किक लगने लगती है। और यही सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। भाषा को एक पहेली की तरह देखिए, जिसे सुलझाने में मजा आता है। हर शब्द की अपनी एक कहानी है, अपना एक तर्क है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हम एक सूची लेकर बैठे थे, लेकिन हमने सिर्फ शब्द नहीं देखे। बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि कैसे उपसर्ग शब्दों को दिशा देते हैं, कैसे एक व्यंजन जीवित को निर्जीव बना सकता है, और कैसे एक छोटी सी मात्रा समय को भावना में बदल सकती है। बिल्कुल। हमने देखा कि ये शब्द युग्म भाषा की गलतियां या कमजोरियां नहीं है, बल्कि ये उसकी तार्किक सुंदरता, उसकी ऐतिहासिक गहराई और उसकी ध्वन्यात्मक सटीकता के सबूत हैं। ये हमें दिखाते हैं कि भाषा को कितने सोच समझकर, कितनी बारीकी से गढ़ा गया है। ये सिर्फ शब्दकोश का ज्ञान नहीं है, ये भाषा के प्रति एक नया नजरिया है, ध्यान से सुनने और उसके डिजाइन को सराहने की कला है। और जब आप इस नजरिए से भाषा को देखते हैं तो आपका उसके साथ रिश्ता बदल जाता है। आप सिर्फ एक उपयोगकर्ता नहीं रहते, आप एक प्रशंसक बन जाते हैं। हाँ, आप एक प्रशंसक बन जाते हैं। आप उसकी संरचना की इज्जत करने लगते हैं। आज हमने जिन शब्दों पर बात की उनमें से ज्यादातर अ अक्षर से शुरू हो रहे थे, लेकिन हमने दिन, दीन और कुल, कूल को भी छुआ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा में ऐसे और कितने खजाने छिपे होंगे। तो अगली बार जब कोई कुछ पढ़े या सुने और कोई ऐसा शब्द सामने आए जो सुना सुना तो लगे पर थोड़ा अलग हो, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रुककर सोचना चाहिए। हाँ, रुककर सोचिएगा, पूछिएगा कि इस छोटे से अंतर के पीछे कौन सा तर्क, कौन सा इतिहास या कौन सी कहानी छिपी हो सकती है। आपको भाषा का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा। तो आज हमारे सामने जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए आप कह सकते हैं किसी खजाने से कम नहीं है। ये CGPSC और व्यापम के पुराने प्रश्न पत्रों से उठाए गए कुछ शब्द युग्म है। मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, और उनके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। और यही वो बारीकियां हैं जहां भाषा का असली इम्तिहान होता है। हम रोजमर्रा की बातचीत में इन्हें मतलब कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। लेकिन जब बात औपचारिक लेखन या परीक्षा की आती है तो एक मात्रा या एक अक्षर का हेरफेर पूरे वाक्य का मतलब बदल सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से आशयों को सटीक रूप से व्यक्त करने के औजार हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद इन्हीं दिलचस्प और सच कहूं तो कभी-कभी उलझा देने वाले शब्दों के जाल को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंतर क्यों है और भाषा की शुद्धता के लिए ये इतने जरूरी क्यों है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसे खोल कर देखते हैं। हमारी सूची में पहला जोड़ा है आदि और आदि। सुनने में तो बिल्कुल एक जैसा है। हाँ, मुझे तो हमेशा लगता था कि ये बस बोलने के लहजे का फर्क है। और यही सबसे आम गलतफहमी है।
यहीं पर आप देखिए भाषा की सुंदरता और उसकी जटिलता छिपी है। अच्छा। देखिए स्रोत के अनुसार आदि, जिसमें छोटी ई की मात्रा है, उसका अर्थ है आरंभ या शुरुआत। जैसे हम कहते हैं आदिकाल। हाँ, आदिकाल यानी बहुत पुराना समय, या फिर किसी सूची के बाद हम लिखते हैं इत्यादि। सही पकड़ा आपने। इत्यादि यानी इति प्लस आदि। जिसका मतलब हुआ और इसी प्रकार का। ये तो मैंने स्कूल में पढ़ा था। बिल्कुल। अब आते हैं आदि पर, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। इसका अर्थ है अभ्यस्त या किसी चीज की आदत हो जाना। हाँ, आदत हो जाना। ये अक्सर एक नकारात्मक संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी बुरी लत का आदी हो गया हो। और ये जोड़ा इतना महत्वपूर्ण है कि ये सीजी व्यापम 2013 और सीजीपीएससी मेंस 2015 दोनों में पूछा जा चुका है। अच्छा, तो किसी कहानी का आदी होता है और किसी बुरी आदत का कोई व्यक्ति आदी होता है। एकदम। एक ही मात्रा ने अर्थ को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक शुरुआत की बात कर रहा है और दूसरा किसी चीज में बुरी तरह फंस जाने की। बिल्कुल। आप सोचिए, अगर किसी ने अपने आवेदन पत्र में लिख दिया कि मैं मेहनत करने का आदी हूं, तो व्याकरण की दृष्टि से ये गलत होगा। उसे लिखना चाहिए मैं मेहनत करने का आदी हूं। हाँ, एक छोटी सी गलती और वाक्य का पूरा भाव ही बदल गया। ये तो सच में ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हुई मात्रा की बात। अब अगले शब्द पर आते हैं, आधी और आधी। यहाँ तो ध और ढ का नहीं, बल्कि एक में ई की मात्रा के साथ ध है और दूसरे में ई की मात्रा के साथ। अच्छा। और ये अंतर बहुत गहरा है। श्रुत के अनुसार आधी का अर्थ है पीड़ा, लेकिन वो खास तौर पर मानसिक पीड़ा या व्यथा। मानसिक पीड़ा। जी। संस्कृत में एक शब्द युग्म बहुत प्रसिद्ध है, आधि व्याधि। आधी व्याधि मैंने सुना तो है ये, इसका मतलब क्या हुआ फिर? व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोग, मतलब शरीर की बीमारी, और आधि का मतलब है मानसिक रोग, यानी मन की पीड़ा। अरे वाह। तो जब कोई कहता है कि वो आधि व्याधि से मुक्त है, तो इसका मतलब है कि वो तन और मन दोनों से स्वस्थ है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब आधी एक बहुत गहरा शब्द है जिसे हम आम बोलचाल में लगभग खो ही चुके हैं। बिल्कुल। और आधी का मतलब तो हम सब जानते हैं, आधा या हाफ। ये सीजी व्यापम 2013 का सवाल है। बिल्कुल। तो सोचिए, मुझे आधी है और मुझे आधी रोटी चाहिए। दोनों वाक्यों में कितना बड़ा अंतर है ना? हाँ, एक में व्यक्ति अपनी मानसिक पीड़ा बता रहा है, दूसरे में बस अपना भोजन मांग रहा है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक जरा सा हेरफेर अर्थ को पूरी तरह बदल देता है। यहां पर बात सच में गंभीर हो जाती है। अगला जोड़ा है आहुति और आहुत। ये दोनों शब्द यज्ञ और हवन से जुड़े हुए लगते हैं। और मुझे लगता है कि लोग इन्हें अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते होंगे। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इनका सूक्ष्म अंतर। क्या अंतर है? हमारे स्रोत के अनुसार आहुति का अर्थ है यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री, या फिर उस सामग्री को हवन में डालने की क्रिया। अच्छा। इसका एक और कम प्रचलित अर्थ अतिथि सत्कार भी है, जबकि आहुत जो आवाहन शब्द से बना है, उसका मतलब है निमंत्रित, जिसे बुलाया गया हो। मतलब यज्ञ में अग्नि को घी की आहुति दी जाती है। हाँ। और उस यज्ञ में शामिल होने के लिए अतिथियों को आहूत किया जाता है। अद्भुत, आपने बिल्कुल सही समझा। ये सच में बहुत बारीक अंतर है। और यही छोटी छोटी गलतियां प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक कटवा देती हैं, है ना? बिल्कुल। परीक्षक यही देखना चाहता है कि आप शब्दों की जड़ तक पहुंचे हैं या नहीं। इसी स्रोत में आ से शुरू होने वाले कुछ और भी शब्द हैं, जैसे एक है आकर और आकार। हाँ, आकर का मतलब है खान, मतलब माइन या उत्पत्ति स्थान। जैसे हम कह सकते हैं ज्ञान का आकर, यानी ज्ञान का स्रोत। और आकार, जबकि आकार का मतलब है रूप या शक्ल, शेप। सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है और मतलब पूरी तरह अलग। एक स्रोत की बात कर रहा है, दूसरा स्वरूप की। और एक और जोड़ रहा है जिसने मुझे चौंका दिया, आरती और आरती। हम सब आरती तो जानते हैं, पर छोटी ई की मात्रा के साथ आरती मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत ही काव्यात्मक अंतर है। स्रोत के अनुसार छोटी ई की मात्रा वाला आरती का अर्थ है दुख या विराग। दुख। जी। वहीं बड़ी ई की मात्रा वाली आरती वो है जो हम सब जानते हैं, यानी धूप दीप दिखाकर ईश्वर की उपासना करना। मतलब एक ही ध्वनि वाले शब्द के दो बिल्कुल विपरीत अर्थ हो सकते हैं। एक दुख का प्रतीक है तो दूसरा भक्ति और उल्लास का। यही तो भाषा की खूबी है। और आखिरी आ वाला जोड़ा आभरण और आमरण।
आभरण का सीधा सा मतलब है आभूषण या गहना, और आमरण का अर्थ है मृत्यु तक, जैसे आमरण अनशन। यहाँ भी बस एक व्यंजन का फर्क है, लेकिन एक शब्द जीवन के श्रृंगार से जुड़ा है और दूसरा जीवन के अंत से। सोचिए, किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में इन दो शब्दों की अदला बदली हो जाए तो इतिहास का क्या अर्थ निकलेगा? वाह, सिर्फ आ अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों में ही इतनी गहराई है। अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जहाँ छोटी और बड़ी मात्राओं का खेल है, खासकर ई और ऊ की, जैसे इतर और इत्र। ये एक क्लासिक उदाहरण है और ये 2012 में CGPSC मेंस में आया भी था। इतर का अर्थ है अन्य या दूसरा। जैसे हम कहते हैं मानवेतर प्राणी। बिल्कुल, यानी मानव से इतर या दूसरे प्राणी। और इत्र का अर्थ तो हम सब जानते हैं, सुगंधित द्रव्य या परफ्यूम। बोलने में शायद ये फर्क पता न चले, पर लिखने में ये एक बड़ी गलती मानी जाएगी। निश्चित रूप से। और इति बनाम इति, ये भी वैसा ही है। हम अक्सर गणित के सवालों के अंत में लिखते हैं इति सिद्धम। बिल्कुल। इति का अर्थ है समाप्ति, जैसा आपने कहा, किसी ग्रंथ या अध्याय की समाप्ति पर भी इति लिखा जाता है। वहीं इति, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, उसका अर्थ है बाधा या दैवी प्रकोप। दैवी प्रकोप? हाँ, पुराने जमाने में बाढ़, सूखा या टिड्डियों के हमले जैसी आपदाओं को इति कहा जाता था। मतलब एक शब्द किसी चीज के सुखद अंत का सूचक है और दूसरा किसी भयानक आपदा का। यही तो भाषा का जादू है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि हम बोलते समय भले ही मात्राओं पर कम ध्यान दें, लेकिन लिखते समय एक छोटी सी गलती अर्थ का अनर्थ कर सकती है। इसी सूची में एक और आश्चर्यजनक उदाहरण है जिसने मेरे होश उड़ा दिए। ईर्ष्या और ईर्ष्या। हाँ, ये वाला। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। और आप अकेली नहीं है जो ऐसा सोचती हैं। ये सच में एक अनोखा और क्या कहते हैं, फंसाने वाला उदाहरण है। आमतौर पे हम ईर्ष्या शब्द का प्रयोग जलन के लिए ही करते हैं, लेकिन हमारे स्रोत जो प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित हैं, वे कभी-कभी शब्दों के बहुत विशिष्ट या अप्रचलित अर्थ पूछते हैं। अच्छा। इस स्रोत के मुताबिक ईर्ष्या का अर्थ ऐश्वर्य बताया गया है। एक मिनट, क्या ऐश्वर्य मतलब धन दौलत? हाँ, और ईर्ष्या का अर्थ दिया गया है हरण की लंबी लकड़ी। हरण की लंबी लकड़ी मतलब हल का वो लंबा हिस्सा जिसे किसान पकड़ता है। जी बिल्कुल वही। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य प्रचलन से हटकर भी सवाल पूछे जाते हैं। ये तो किसी को भी चकरा देगा। निश्चित रूप से। और यही परीक्षा का उद्देश्य है। परीक्षक ये देखना चाहते हैं कि आपकी शब्द संपदा कितनी गहरी है। क्या आप शब्दों के केवल प्रचलित अर्थ जानते हैं या उनके तकनीकी या साहित्यिक अर्थों से भी परिचित हैं? समझ गए। चलिए अब ऊ और ऊ के उदाहरण पर आते हैं। उर और उरु। यहां भी छोटी और बड़ी मात्रा का ही खेल है। उर का अर्थ है हृदय या छाती। कई पुरानी कविताओं और गीतों में आपको ये शब्द मिलेगा, जैसे मेरे उर में बस जाओ। बिल्कुल। और ऊरू, जिसमें बड़ा ऊ है, उसका अर्थ है जांग। अच्छा। महाभारत में दुर्योधन द्वारा द्रौपदी को अपनी ऊरू पर बैठने का संकेत करने का प्रसंग बहुत कुख्यात है। ये CGPSC मेंस 2015 में पूछा गया था। कितना मामूली सा अंतर है ध्वनि में, लेकिन शरीर के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों की बात हो रही है। अब एक आखिरी जोड़े को देखते हैं, उद्धत और उद्यत। यहाँ मात्रा नहीं बल्कि संयुक्त व्यंजन का फर्क है और ये सुनने में बहुत समान है। हाँ, यहाँ ध्य और द्य का अंतर है, जो बोलते समय लगभग एक जैसा लगता है। तो क्या फर्क है? उद्धत का अर्थ है अक्खर, उद्दंड या धृष्ट। यह एक नकारात्मक स्वभाव को दर्शाता है। अच्छा। वहीं उद्यत का अर्थ है तैयार या तत्पर, जैसे वह सेना युद्ध के लिए उद्यत थी। यह 2013 में CGPSC मेंस में आया था। तो एक उद्धत व्यक्ति किसी काम के लिए उद्यत होने से मना कर सकता है। आपने दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में बहुत खूबसूरती से पिरो दिया। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस छोटी सी सूची से ये साफ हो जाता है कि हिंदी भाषा में जरा सी लापरवाही, चाहे वो मात्रा की हो या किसी व्यंजन की, अर्थ को कहां से कहां ले जा सकती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मात्रा बदलने से अर्थ बदलता है, जैसे इति और इति, समाप्ति और बाधा। हमने यह भी देखा कि कैसे समान लगने वाले व्यंजन भ्रम पैदा करते हैं, जैसे आधी यानी मानसिक पीड़ा और आधी मतलब आधा। अर्थ भी होते हैं जो औपचारिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसा ईर्ष्या के मामले में था। ये दिखाता है कि भाषा एक समुद्र की तरह है। सतह पर जो दिखता है, गहराई में उससे कहीं ज्यादा है।
तो ये सिर्फ शब्द याद करना नहीं है, ये तो भाषा की आत्मा को समझने जैसा है। आपने सही कहा, ये सिर्फ रटना नहीं है, ये भाषा की सटीकता और उसकी समृद्धि को सराहने जैसा है। वाकई एक पन्ने की जानकारी ने भाषा की कितनी गहरी और दिलचस्प परतों को खोल दिया। ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि अपनी भाषा को बेहतर ढंग से जानने का एक अवसर है। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर भी छोड़ जाता है। ये उदाहरण तो कुछ विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं से थे, वो भी एक राज्य की। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हिंदी की विशाल दुनिया में, उसकी अलग अलग बोलियों में ऐसे और कितने अनगिनत शब्दयुग मौजूद होंगे। सही बात है। और हमारी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा इन बारीकियों को कितना अनदेखा कर देती है, जो औपचारिक लेखन में इतनी महत्वपूर्ण है। हम शायद दिन में कई बार आदि और आदि को एक ही तरह से बोल देते होंगे। और यही आज के भाषा प्रयोगकर्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ भाषा का मानकीकृत रूप है और दूसरी तरफ वो जीवंत रूप है जो लोगों की जुबान पर है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही एक कुशल भाषाविद की पहचान है। और इसी के साथ हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल भी है। जैसे जैसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ऑटो करेक्ट और इमोजी हमारी भाषा को सरल बना रहे हैं, क्या हम अनजाने में भाषा की इस सूक्ष्म सुंदरता और सटीकता को खोते जा रहे हैं? हिंदी की एक बड़ी मजेदार बात है कि कभी-कभी बस एक मात्रा या एक छोटा सा नुक्ता या सिर्फ एक अक्षर इधर से उधर हुआ नहीं कि मतलब एकदम बदल जाता है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और ये सिर्फ ग्रामर की बात नहीं है, ये तो भाषा की खूबसूरती है, जहां हर आवाज का अपना एक वजन है, अपनी एक पहचान है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मतलब जरा सोचिए, एक छोटी ऊ की मात्रा और एक लंबी ऊ की मात्रा, इसमें भला कितना फर्क हो सकता है? लगता तो मामूली है ना? चलिए इसे सीधे एक उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए, एक शब्द है कुल। अब कुल का मतलब क्या होता है? वंश, खानदान या फिर किसी चीज का टोटल, जैसे कुल मिलाकर कितना हुआ। ठीक, अब इसी कुल में ऊ की मात्रा को बस जरा सा खींच दीजिए और ये बन गया कूल। और कूल का मतलब है किनारा, नदी का तट। सोचिए कहां वंश और कहां नदी का किनारा। बस एक छोटी सी मात्रा ने शब्द की पूरी दुनिया ही पलट दी। अच्छा, अब एक और उदाहरण लेते हैं जो हम अपनी रोज की बातचीत में बहुत इस्तेमाल करते हैं। और मतलब किसी दिशा की तरफ, किसी डायरेक्शन में। जैसे कहते हैं ना, मैं घर की ओर जा रहा हूं। और दूसरा शब्द है और, मतलब एंड या मोर। अब ये दोनों शब्द इतने कॉमन हैं कि हम इनके फर्क पर ज्यादा सोचते भी नहीं, पर सही कम्युनिकेशन के लिए ये छोटी छोटी बातें ही तो है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए अब इन दिलचस्प शब्दों को ना कुछ ग्रुप्स में बांट कर देखते हैं, ताकि समझना और आसान हो जाए। हमारा पहला ग्रुप है इंसान, उसकी शक्ति और उसकी रचनाओं से जुड़े शब्द। देखते हैं कि यहां भाषा ने कैसे कैसे कमाल के जाल बुने हैं। वाह, ये तो वाकई कमाल का है। देखिए, कृति छोटी ई की मात्रा के साथ, इसका मतलब है कोई रचना, कोई क्रिएशन, जैसे कोई पेंटिंग या किताब। लेकिन जैसे ही हम इस मात्रा को लंबा कर देते हैं, कृति, तो इसका मतलब हो जाता है उस रचना को बनाने वाला, वो कलाकार, वो क्रिएटर। देख रहे हैं, एक छोटी सी मात्रा ने क्रिएशन को क्रिएटर से मिला दिया। कितना गहरा फर्क है। अब इस तिकड़ी पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला शब्द है अंश। अंश मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट। अब इसी शब्द पर अगर हम एक बिंदी लगा दें, अनुस्वार, तो ये बन जाता है अंश। और अंश का मतलब होता है कंधा, अ शोल्डर। और कहानी यही नहीं रुकती। इसी अंश में अगर हम ल जोड़ दें तो शब्द बनता है अंसल, मतलब मजबूत कंधों वाला, यानी शक्तिशाली। है ना कमाल? एक छोटे से हिस्से से शुरू हुई बात शरीर के एक अंग से होते हुए ताकत तक पहुंच गई। चलिए अब हम कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जहां जरा सी भी चूक एक अच्छे विचार को एक बहुत बुरे अंजाम में बदल सकती है। ये वो शब्द हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से जुड़े हैं, और यहां पर तो प्रिसिजन यानी सटीकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है जो बताता है कि एक अक्षर में कितनी ताकत होती है। देखिए, उपचार एक पॉजिटिव शब्द है जिसका मतलब होता है इलाज, ट्रीटमेंट। अब बस ऊ को अ से बदल दीजिए और शब्द बन गया अपचार, मतलब अपराध, जुर्म। सोचिए, कहां मदद और इलाज और कहां जुर्म। एक अक्षर ने पूरी कहानी ही बदल दी। यहां भी आवाज का फर्क देखिए, बहुत ही सूक्ष्म है। उधार, ये तो हम सब जानते हैं, एक लेन देन की बात है, कर्ज, डेट। लेकिन दूसरा शब्द है उद्धार। इसका मतलब कितना गहरा है, मुक्ति, मोक्ष, सल्वेशन। तो एक शब्द दुनियादारी से जुड़ा है और दूसरा सीधा अध्यात्म से।
बस जरा सी धुनी का हेरफेर है। अब इस जोड़ी को देखिए, उत्कच, इसका मतलब है बॉल्ड, यानी जिसके सिर पर बाल ना हो। ये एक फिजिकल स्टेट है। दूसरी तरफ शब्द है उत्कट, ये किसी भावना की, किसी इच्छा की इंटेंसिटी को दिखाता है। जैसे हम कहते हैं ना, उत्कट इच्छा, तो बस एक अक्षर बदला और बात शरीर से उठकर मन की गहराइयों तक पहुंच गई। अच्छा, अब ये तीनों शब्द देखिए। सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जैसे जुड़वा भाई हों, लेकिन इनकी दुनिया एकदम अलग है। पहला, षटकोण वाले श के साथ कोश, इसका मतलब है खजाना, ट्रेजर। दूसरा, शलगम वाले श के साथ कोश, यह है शब्दों का खजाना, मतलब डिक्शनरी। और तीसरा, सिंपल स के साथ कोस, ये दूरी नापने का एक पैमाना है। तो देखिए, दौलत, ज्ञान और फासला तीनों एक जैसी ही आवाज में छिपे बैठे हैं। तो चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं, और ये पड़ाव हमें ले जाएगा भाषा के एक ऐसे जादुई कोने में जहां प्रकृति और हमारी पौराणिक कथाएं आपस में मिलती हैं, और वहां शब्दों के कैसे कैसे नए मतलब निकलते हैं, ये देखते हैं। ये कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत है सच में। अम्ब का मतलब है माँ, जीवन देने वाली, और अंबु का मतलब है पानी, जो खुद जीवन का आधार है। तो इन दोनों शब्दों में एक बहुत गहरा रिश्ता है ना? ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उसमें एहसास भी छुपे होते हैं। और एक बार फिर से मात्रा का खेल देखिए। लंबी ई के साथ कपी, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, एक पुली जिससे कुएं से पानी खींचते हैं। और बस मात्रा छोटी कर दीजिए, कपी, ये एक जीता जागता जीव है, यानी बंदर। तो एक तरफ मशीन, दूसरी तरफ एक जानवर, और फर्क सिर्फ एक मात्रा का। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो कपी शब्द है ना, यानी बंदर, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प मिथोलॉजिकल जर्नी पर ले जाने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि शब्द कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे विकसित होते हैं। देखिए, कपी से बना कपिश, इसका मतलब है बंदर के रंग जैसा, यानी ब्राउनिश कलर। और फिर जैसे ही मात्रा लंबी हुई, ये बन गया कपीश, मतलब कपियों के ईश, वानरों के राजा, यानी हनुमान जी या सुग्रीव। सोचिए जरा, बात एक जानवर से शुरू हुई, उसके रंग तक गई, और फिर सीधे सीधे भगवान तक पहुंच गई। कमाल है। तो इतने सारे उदाहरण देखने के बाद सवाल उठता है कि इसका निचोड़ क्या है। देखिए, बात सिर्फ सही या गलत शब्द चुनने की नहीं है। असल बात है भाषा में जो प्रिसिजन है, जो सटीकता है, उसको पहचानने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी बातों में, हमारे कम्युनिकेशन में गहराई और क्लैरिटी लाती है। तो कुल मिलाकर टेक अवे यही है कि मात्राओं पर ध्यान देना, शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है ये समझना, और ये हमेशा याद रखना कि भाई एक छोटा सा अक्षर भी मतलब को पूरी तरह से पलट सकता है। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी भाषा में प्रिसिजन आती है ना, तो हमारे विचारों में भी अपने आप क्लैरिटी आ जाती है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ गलतियां सुधारने का नहीं है। असल में सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपनी भाषा को इतनी बारीकी से, इतनी सटीकता से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका असर हमारे सोचने के तरीके पर नहीं पड़ता? क्या इससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी और ज्यादा साफ और गहरा नहीं हो जाता? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्ते। हिंदी भाषा ना सच में कमाल की है। यहाँ कभी कभी शब्द एक माया जाल की तरह लगते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। मतलब वो शब्द जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, पर उनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो फिर सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि क्या एक जैसी आवाज वाले शब्दों का मतलब भी हमेशा एक ही होता है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना ये सवाल लगता है। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। ये जोड़ी देखिए, कली, जिसका मतलब है कलयुग, और कली यानी अनखिला फूल। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी मात्रा का अंतर है और मतलब कितना ज्यादा बदल गया। एक तरफ युग का अंधकार, तो दूसरी तरफ एक नई शुरुआत का प्रतीक। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं प्रकृति की दुनिया से। देखते हैं वो शब्द जोड़ियां जो पहाड़ों, जंगलों और खेतों से जुड़ी हुई हैं। इस हिस्से में हम इन 3 मजेदार जोड़ियों पर नजर डालेंगे, कूट और कुट, कांतार और कांता, और हाँ, कृषाणु और कृषाण। देखते हैं कि प्रकृति ने शब्दों में कैसे कैसे भेद छिपा रखे हैं। हमारी पहली जोड़ी है कूट और कुट। आवाज पर जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हल्का सा फर्क है। एक में ऊ की मात्रा है तो दूसरे में ऊ की।
पर क्या इस छोटे से अंतर से मतलब भी बदल जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। कूट का अर्थ है पहाड़ की चोटी। सोचकर देखिए, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे त्रिकूट पर्वत। ये शब्द अपने आप में ऊंचाई और शक्ति का एहसास कराता है। और वहीं दूसरी तरफ कुट का मतलब है घर, एक महफूज आरामदायक जगह जहां हम सुकून पाते हैं। तो देखा, सिर्फ एक मात्रा ने पहाड़ की बर्फीली चोटी को एक गर्मजोशी से भरे घर में बदल दिया। अब जरा इस जोड़ी को देखते हैं, कांतार और कांता। यहाँ सिर्फ आखिरी में एक आ की मात्रा का फर्क है, लेकिन ये छोटा सा अंतर कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। देखिए, कांतार का मतलब है घना, रहस्यमयी जंगल या फिर कोई वीरान जगह, एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले 100 बार सोचना पड़े, जिसमें कोई खो भी सकता है। इसमें एक जंगली, अनछुई सी फीलिंग है। और फिर आता है शब्द कांता, जिसका अर्थ है एक सुंदर स्त्री। कितनी दिलचस्प बात है ना, कि कैसे सिर्फ एक मात्रा हटाने से जंगल की वीरानगी एक खूबसूरत स्त्री की कोमलता में बदल जाती है। अच्छा, अब प्रकृति से निकलकर हम इंसानी दुनिया में आते हैं। इस भाग में हम उन शब्दों को देखेंगे जो हमारे कामों से, हमारी बनाई हुई चीजों से और हमारे विचारों से जुड़े हैं। यहाँ हम इन 3 जोड़ियों पर ध्यान देंगे, कृत और कृत, किला और कीला, और करण और कर्ण। ये वो शब्द है जिनका हम रोजमर्रा को बातचीत में काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली जोड़ी है कृत और क्रीत। सुनने में लगभग एक जैसे, लेकिन एक छोटी और एक लंबी ई की मात्रा इनके मतलब को काम से सीधे सौदेबाजी तक ले जाती है। देखिए, कृत का मतलब है किया हुआ या संपन्न। ये किसी काम या कार्य के पूरा होने को दिखाता है, मतलब ये कर्म और रचना से जुड़ा हुआ शब्द है। और वहीं क्रीत का मतलब है खरीदा हुआ। ये किसी चीज को मोल लेकर अपना बनाने का एक्शन है। तो एक है कर्म और दूसरा है व्यापार। कितना बड़ा अंतर है। अगली जोड़ी तो और भी मजेदार है, किला और कीला। फिर से वही एक छोटी ई और एक बड़ी ई की मात्रा का खेल, लेकिन ये खेल साइज और मकसद को पूरी तरह से बदल देता है। किला का अर्थ है गढ़ या दुर्ग, एक बहुत बड़ी मजबूत इमारत जो सुरक्षा और इतिहास का प्रतीक है, जैसे दिल्ली का लाल किला। और कीला, इसका मतलब है लोहे का एक नुकीला खूंटा या कील, मतलब एक छोटी सी चीज जिसे किसी चीज को टांगने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, कहाँ एक विशाल किला और कहाँ एक छोटी सी कील। अब हम अपने आज के सफर के सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम उन शब्दों को देखेंगे जहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब बहुत बहुत बड़ा हो सकता है, जहाँ सही उच्चारण ही सब कुछ है। इस शब्द को देखिए, कुंजर। एक पल के लिए सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है और इसका हमशक्ल क्या हो सकता है। कुंजर का अर्थ है हाथी, एक शानदार, ताकतवर और सम्मानित जानवर। ये शब्द अपने आप में शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। लेकिन अगर हम इस शब्द से सिर्फ एक छोटी सी ध्वनि, एक ऊ की मात्रा हटा दें, तो क्या होगा? कंजर का मतलब क्या है? यहाँ पर अंतर सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक ऊ की मात्रा हटाने से कुंजर यानी हाथी कंजर बन जाता है, जिसका इस्तेमाल एक नीच या दुष्ट व्यक्ति के लिए अपमानजनक तरीके से किया जाता है। एक तरफ सम्मान और गरिमा है तो दूसरी तरफ सीधे सीधे अपमान। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि शब्दों में छुपे ये छोटे छोटे फर्क ही हमारी भाषा को गहरा और समृद्ध बनाते हैं, और इन्हें समझना और सही ढंग से इस्तेमाल करना ही भाषा पर हमारी पकड़ को मजबूत करता है। आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, पर जाने से पहले एक सवाल है। ऐसे और कौन से शब्द युग्म हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, जहां बस एक छोटी सी आवाज के बदलने से पूरी दुनिया ही बदल जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी में सिर्फ एक अक्षर जरा सा इधर उधर हो जाए तो मतलब पूरा का पूरा बदल सकता है? जी हाँ, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आज हम शब्दों के इसी कमाल के धोखे को समझने वाले हैं, एक ऐसा पहलू जो हिंदी को कभी-कभी थोड़ा मुश्किल पर हमेशा बहुत खूबसूरत बनाता है। तो सवाल ये है, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर यही तो हिंदी की खासियत है कि एक छोटी सी आवाज, बस जरा सी, पूरे मतलब में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है।
तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। शब्दों का ये जो धोखा है ना, ये भाषा में एक बहुत आम बात है और इसका एक खास नाम भी है। आज हम इसी के पीछे का लॉजिक और मजा दोनों समझेंगे। तो इस चीज को कहते हैं शब्द युग्म। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये जुड़वां शब्द हैं जो सुनने में तो लगभग एक जैसे हैं, पर मतलब में बिल्कुल अलग। और अगर जरा सी चूक हुई तो पूरी बात का मतलब ही बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहले कैटेगरी से। यहां हम उन शब्दों को देखेंगे जो हमारी भावनाओं और हमारे विचारों की दुनिया से जुड़े हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये हमें कैसे धोखा दे सकते हैं। तो हमारा पहला जोड़ा है कल्पना और कल्पना। जरा ध्यान से सुनिएगा, कल्पना और कल्पना। एक में ल पर हल्का सा जोर है। बस यही छोटा सा फर्क दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जुदा कर देता है। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है कल्पना, मतलब दुख में रोना बिलखना, और दूसरी तरफ है कल्पना, यानी सोचना, जिसे हम सब इमेजिनेशन के नाम से जानते हैं। एक शब्द का रिश्ता गहरे दुख से है और दूसरे का रचनात्मकता से। सोचिए कितना बड़ा अंतर है सिर्फ एक छोटे से साउंड में। और हां, जब दुख बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है तो उसके लिए एक और बहुत पावरफुल शब्द है, क्रंदन। ये सिर्फ कल्पना जैसा दुख नहीं है, ये है जोर जोर से चीखकर अपना दुख जाहिर करना। इससे पता चलता है कि हिंदी में भावनाओं की हर एक परत के लिए कितने खास शब्द मौजूद हैं। अच्छा, अब भावनाओं की दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और हमारे आसपास की असल दुनिया को देखते हैं, जहां शब्द इंसानों को और उनके कामों को बयां करते हैं। वो हमारा शुरुआती सवाल याद है? तो ये रहा वो जोड़ा, कृशाणु और कृषाण। फर्क सिर्फ एक अक्षर का, ण और न, लेकिन ये छोटा सा बदलाव आग को अन्नदाता में बदल देता है। और यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनके मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। कृशाणु मतलब आग जो सब कुछ जला सकती है, और कृषाण मतलब किसान जो जीवन देता है, अन्न उगाता है। जरा सोचिए, एक अक्षर की छोटी सी गलती हुई और अन्नदाता को आग बुला दिया। कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। हमारा अगला जोड़ा भी कुछ कुछ विनाश से ही जुड़ा है, और यहां फर्क आता है एक अक्षर पर हल्के से दबाव से। सुनिए, क द न और क दन्न, न पर थोड़ा सा जोर है। यहां देखिए, कदन का मतलब है हिंसा या हत्या जैसा कोई भयानक काम, जबकि कदन्न का मतलब है खराब हो चुका अनाज। है तो दोनों ही नेगेटिव शब्द, लेकिन एक इंसानी क्रूरता को दिखाता है तो दूसरा प्रकृति की नाकामी को। अब एक बहुत ही आम और क्लासिक उदाहरण पर आते हैं। यह अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है, खासकर उन्हें जो महाभारत की कहानियों से वाकिफ हैं। कर्ण का मतलब हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस भी हो सकता है, और ग्रामर का एक रूल भी। लेकिन कर्ण का मतलब है कान, और महाभारत का वो महान योद्धा भी। तो जब तक पूरी बात न पता हो, यह समझना ही मुश्किल है कि बात आखिर हो किसकी रही है। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो हमसे, हमारे शरीर से और हमारे पहनावे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इस जोड़े में मतलब का फर्क एक हालत यानी एक स्टेट ऑफ बीइंग और एक चीज के बीच में है। कटिबद्ध और कटिबंध सुनने में लगभग एक जैसे ही हैं, है ना? ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि भाषा कैसे असल चीजों से हटकर भावनाओं को दिखाने लगती है। कटिबंध तो एक असली बेल्ट या कमरबंद है, लेकिन कटिबद्ध होने का मतलब है किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना। ठीक वैसे ही जैसे हम सब कहते हैं कमर कस लो। यहां एक और बड़ा दिलचस्प जोड़ा है जो सिर के सिंगार से जुड़ा है, और यहां भी फर्क सिर्फ एक छोटी सी नाक से आने वाली आवाज का है। कुंडल मतलब कान में पहने वाली बाली, और कुंतल मतलब सिर के बाल। है ना कमाल की बात? सिर के आसपास की ही दो इतनी अलग चीजों के लिए इतने मिलते जुलते शब्द। और ये रहा हमारा आखिरी और शायद सबसे ट्रिकी जोड़ा। एक तरफ एक ख्वाहिश है तो दूसरी तरफ एक बीमारी, काश और कास। सुनिए, श और स का वो मामूली सा फर्क। तो काश एक इच्छा की आवाज है, काश ऐसा हो पाता, जबकि कास एक मजबूरी की आवाज है, यानी खांसी। एक आशा की ध्वनि है और दूसरी बीमारी की। तो इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, ये सिर्फ ग्रामर का कोई खेल नहीं है, बल्कि ये असरदार बातचीत की नींव हैं।
मतलब इन बारीकियों को समझना हमें एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है, हमारी लिखाई को और सटीक बनाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें हिंदी भाषा की गहराई और इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा सराहने में मदद करता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ हिंदी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम सब अपनी भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा में ध्यान से सुनना और सोच समझकर बोलना ही अच्छी बातचीत की असली कला है।